नमस्कार साथियों, आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे। चलिए साथियों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं मोटिवेशन। उससे पहले भी हम लोग जान लेते हैं आज हम लोग किस विषय पे बात करने वाले हैं। विषय तो हमारा राजनीतिक विज्ञान ही रहेगा, पॉलिटी ही रहेगा, लेकिन उसमें टॉपिक क्या रहेगा थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं। ये क्लास 8 का क्लास है। क्लास 8 वालों का क्लास जो कुछ दिन पहले से पोस्टपोन था, जो रुकी हुई थी, वो अब लगातार चलेगी। अब कहीं दिक्कत नहीं है। अब क्या उसका वजह है कि क्लास इतना दिन पोस्टपोन था, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। उसका जो है सो टाइम आएगा, है ना, सबका टाइम आता है, अपना भी टाइम आएगा, उस समय में बताऊंगा उसका रीजन, जो कि सरप्राइजिंग रहेगा। वो तो रही बात बाद की बात। अभी हम लोग जानते हैं आज का टॉपिक के बारे में। आज हम लोगों को पढ़ना है संविधान के आधारभूत अंग के बारे में। क्या पढ़ना है? संविधान के आधारभूत अंग, जिसका एक छोटा सा पार्ट मैंने पीछे बताया भी है अच्छे से। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और फिर मैं आज थोड़ा सा उसे रिविजिंग भी करवा दूंगा, याद भी करवा दूंगा, समझा भी दूंगा। उसके बाद आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। हम लोग संविधान का, जिसे प्राण आत्मा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा, प्राण जो भी बोला जाए, या संक्षेप रूप में पूरा संविधान ही बोला जाए प्रस्तावना को, तो कोई गलत बात नहीं होगा। और आज हम लोग जो चैप्टर जो हमारा है ना, ये आज से जितना दिन चैप्टर ये चलेगा, 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितना भी चलेगा, सिर्फ हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो संविधान ने हम सभी लोगों को, पूरे भारतवासी को एकदम एक नियम में, एक दायरे में रह करके अपने जीवन को चलाने की नियम कानून बताती है, सिखाती है, उसी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है। तो हम लोग जानेंगे कि संविधान का जो प्राण है, आत्मा है, संक्षेप रूप में संविधान ना, प्रस्तावना का पूरा एनालिसिस मैं करके आया हूं, और आप लोगों को पूरा जो एनालिसिस मैंने किया है वो अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना, जो कि प्रस्तावना में शब्द आप लोगों को ने सुना होगा, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, ये पूरा है ना वर्ड, पूरा प्रस्तावना, जो कि आप लोगों के बुक में भी दिया हुआ होगा। अगर पेन पेपर हाथ में और पॉलिटी बुक साथ में लेकर के ना बैठे हो तो बैठ जाएंगे, क्योंकि क्लास हो गया शुरू और पढ़ना चालू करेंगे ना। ये हमारा भारतीय संविधान के आधारभूत अंग ना, आधारभूत मूल्य, अध्याय नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 2। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में कुछ संविधान के बारे में, प्रस्तावना के बारे में, जो कि मैंने बताया था कि प्रस्तावना में जो 3 वर्ड्स हैं, कौन कौन से? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता। कौन कौन से? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता। ये तीनों वर्ड जो है ना साथियों, एक संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। फिर मन में क्वेश्चन आएगा, ये संविधान संशोधन कौन सा संविधान संशोधन था और कौन से ईस्वी में, किसके द्वारा किया गया था? तमाम जानकारी आप मुझे बताओ सर। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं साथियों कि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें जोड़ा गया था। कौन सा? 42वें संविधान संशोधन। कौन सा ईस्वी में? तो 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें जोड़ा गया था। ये तो हमारा आंसर मिल गया कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इन तीनों वर्ड्सों को, इन तीनों शब्दों को, इन तीनों वाक्यों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था।
तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कौन सी ईस्वी में जोड़ा गया? तो 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। अब किसके द्वारा जोड़ा गया ये भी मन में क्वेश्चन है ना, तो चलिए वो भी जिज्ञासा मैं आप लोगों को मिटा देता हूं, आप लोगों की जिज्ञासा को खत्म कीजिए वो जिज्ञासा और जानिए कि वो कांग्रेस के द्वारा संविधान संशोधन किया गया था। संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन है साथियों, वो कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा इसका संविधान संशोधन हुआ था। फिर मन में क्वेश्चन आएगा कि सर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन तीनों वर्ड्सों को, इन तीनों शब्दों को कांग्रेस सरकार के द्वारा जोड़ा गया। जरा ये भी मुझे बता दीजिए कि उस समय कांग्रेस सरकार जो है सो हमारे भारत की जो प्रधानमंत्री कौन थी? तो प्रधानमंत्री उस समय की कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में वो कांग्रेस सरकार के द्वारा संविधान संशोधन किया गया और वो 1976 में हुआ, जो कि पहली कहा जाए तो जो कि पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्हें माना जाता है। उससे पहले कोई प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी थी। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, जिनके ही नेतृत्व में संविधान का 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, और उस संविधान संशोधन के द्वारा पंथनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ये तो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में भी बताया था और अभी भी समझा दिया है ताकि याद हो जाए, सारा जो पिछले क्लास वाला था वो रिवीजिंग हो गया। आज हम लोगों को क्या जानना है? आज हम लोगों को जानना है, संविधान में आप लोगों ने संप्रभुता वर्ड को सुना होगा। एक बार मैं संविधान का जो प्रस्तावना है वो भी मैं पढ़ के आप लोगों को सुना दूं, कौन कौन सा वर्ड्स है और उस वर्ड्स के बारे में हम लोगों को समझना है, जानना है, वो वर्ड्स का मतलब क्या होता है, ये चीज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये क्या था? हमारा संविधान का प्रस्तावना था, जो कि आप लोगों को हर एक स्कूल में, हर एक विद्यालय में जो है सो ये परेड के समय प्रस्तावना को बुलाया जाता है, प्रीमेबल को बुलवाया जाता है ना। वहां पे एक बच्चा आगे खड़ा हो जाता है, सारे बच्चे पीछे से बोलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने भी पढ़ा है बचपन में, जब हम सरकारी स्कूल में पढ़े थे, हम सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं। वहां पे हमें भी बुलाया गया था, हमें भी खड़ा करके बोलना रहता था ना। तो ये हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में, जो कि पहला वर्ड है संप्रभुता। आज हम लोग दो वर्ड के बारे में जानेंगे, एक संप्रभुता और एक क्या है हमारा आगे वर्ड समाजवाद। दो वर्ड्स के बारे में जानेंगे साथियों। पहले का नाम क्या है? संप्रभुता और दूसरे का नाम क्या है? समाजवाद। ये सब मैं मिटा दूं, आप लोग नोट कर लिए हो तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या होता है ना कि माइंड में वो चीज छपा रहता है, कभी भी जरूरत पड़ा कि हाँ भाई ये क्या था, उससे कहानी पूरा याद आ जाता है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल बताता हूँ। आप लोग कहीं पार्क में जाते हो घूमने, या कहीं भी घूमने जाते हो, कहीं फॉल देखने गए, या कहीं पार्क देखने गए, या कहीं और भी घूमने गए,
तो आप लोग क्या करते हो, मस्त एक फोन हो एक या कैमरा हो, आप लोग अच्छा से फोटो क्लिक पे क्लिक क्लिक क्लिक, मतलब जितना हो सके जब तक स्टोरेज फुल ना हो जाए तब तक फोटो क्लिक होता है। सभी लोग करते हैं ऐसा ना। तो क्या होता है कि वो आप लोग फोटो क्यों क्लिक करते हो, दैट्स अ पॉइंट। फोटो क्यों क्लिक करते हो ये चीज मायने रखता है, इसलिए क्योंकि आप उस मोमेंट को वहां पे जी रहे हो, आप जहां घूमने गए हो उस मोमेंट के वहां पे जी रहे हो, उस मोमेंट को कि हाँ भाई आया है, क्या मस्त सुहावना मौसम है ना। उसी तरह से आप उसको कैप्चर कर लिए अपने फोन में या कैमरा में, फिर जब आप घर आते हो तो उस फोटो को देखते हो, उस फोटो को देखते के साथ आपका माइंड जो है सो जस्ट कन्वर्ट होकर के वहां पे चला जाता है जहां पे आपने घूमने गया था। सोचो इमेजिनेशंस कि आपने फोटो में उस सारे व्यूज को, सारे वहां के जितने भी नेचर्स को पूरा कलेक्ट कर लिया है ना, वहां के सारे जो भी दिखे आपको अच्छा अच्छा चीज लगा उसे फोटो क्लिक किया, अपना भी सेल्फी के साथ फोटो क्लिक किया। तो उस फोटो को जब आप घर में देखते हो तो आपकी मेमोरीज वहां पे चली जाती है, आपको याद हो जाता है कि हाँ भाई हमने वहां पे गया था, ये चीज हमने इस तरह से मस्ती किया था, यहाँ पे घूमे थे, ये किए थे, उस फोटो से सिर्फ उतना याद आ जाता है। उसी तरह से जस्ट आप यहाँ पे अपने कॉपी पे अगर शॉर्ट नोट्स बनाते हो, एक छोटा छोटा सा ही वर्ड लिखते हो ना जो काम की चीज हो, तो आपको जो मैं बताया हूं, जो जिस तरह से एंगल से मैं पढ़ाया हूं, जिस तरह से आपको बता रहा हूं, वो चीज आपका मन में तुरंत समझ में आने लगेगा कि हाँ भाई इसके बाद ये था, इससे ये रिलेटेड सब समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये बेस्ट एग्जांपल है आपको समझाने के लिए, समझने के लिए कि जिस तरह से आप कहीं घूमने जाते हो अपना फोन में वो सारे मोमेंट को कैप्चर कर लेते हो, वहां मतलब एक तरह से अपना जितना भी मस्ती की हो सारा कैप्चर कर लेते हो फोन में, कैमरा में। उसी तरह से जो यहाँ पढ़ रहे हो, अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो छोटे छोटे वर्ड्स से ये आपके माइंड में पूरे अच्छे से धर जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। क्या है पहला वर्ड्स जो कि हम लोगों को आज जानना है प्रस्तावना में? पहले का नाम है संप्रभुता। क्या नाम है? संप्रभुता। आज मैं संप्रभुता और एक और है जिसका नाम है समाजवाद। समाजवाद, इन दो टॉपिक्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। किसके किसके बारे में? संप्रभुता के बारे में समझेंगे और समाजवाद के बारे में समझेंगे। क्या है ये संप्रभुता? क्या भूमिका निभाता है प्रस्तावना में ये संप्रभुता? क्या भूमिका निभाता है समाजवादी प्रस्तावना में ना? इसके कहने का मतलब क्या है? इस वर्ड को लिखा हुआ है अगर प्रस्तावना में तो इसका तो कोई ना कोई बहुत ही बड़ा मतलब होगा, क्योंकि हमारे भारत का जो संविधान है, इतना बड़ा जो बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बुक है, उसका कहा जाए तो ये संक्षेप रूप में है प्रस्तावना। मतलब पूरे संविधान को इतने छोटे वर्ड्स में लिख देना, इतने छोटे जो प्रस्तावना बना हुआ है उसमें उतना चीज को फिट कर देना, बहुत ही महानता वाली बात है सर, है ना। तो ये जो है सो संप्रभुता क्या कहना चाहता है, अपने वर्ड्स प्रस्तावना में क्या कहना चाहता है, ये चीज हम लोग जानेंगे। देखिए संप्रभुता का कहने का अर्थ है, ये जो है सो पहली बात तो ये प्रस्तावना में है, एक वर्ड्स है। इसका कहने का अर्थ ये है साथियों कि भारत में जो आंतरिक और बाहरी, भारत में आंतरिक तथा वैदेशिक मामलों में भारत सरकार सार्वभौम तथा स्वतंत्र है। अगर भारत सरकार जो है सो, भारत जो है हमारा भारत देश जिसमें हम रह रहे हैं, कोई भी बाहरी मामला हो या कोई भी अंदर का मामला हो, कहने का मतलब ये है कि दूसरे देश से या फिर अंदर का कोई भी कुछ भी हो तो उसमें ये भारत स्वतंत्र है कि भारत में जो अपना फैसला रखेगा, जो फैसला अपना मानेगा, वो अपना उसका फैसला होगा। ये नहीं है कि कोई और दूसरा देश उससे बोलता है कि तुम्हें ये करना होगा, ऐसा कभी भारत नहीं करेगा, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, स्वतंत्र देश है। उसका मन जो कहेगा, उसको लगेगा कि ये सही है तो वो करना चाहिए अपने से, नहीं तो वो नहीं करेगा, वो अपने से, अपने विचार से वो काम करेगा। ये स्वतंत्र है, ठीक है, चाहे वो आंतरिक मामला हो या फिर विदेशों का मामला हो, वैदेशिक मामला हो, चाहे वो अपना मामला हो या फिर बाहरी का मामला हो।
विधि की दृष्टि से भारत के ऊपर ना तो किसी आंतरिक शक्ति का दबाव है और ना किसी बाहरी शक्ति का दबाव है। विधि का दृष्टि से देखा जाए तो भारत पे ना ही कोई अंदर उसे दबा सकता है, ना ही कोई बाहरी दबाव है। यूएन में, यूनाइटेड नेशन में भारत पे कोई दबाव नहीं है। सारे देश बैठते हैं ना वहां पे। अभी आप लोग तो वो चीज उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा, बट मैं जितना बता रहा हूं उतना जाने कि बाहरी देशों से भारत पे कोई दबाव नहीं है। भारत जैसा चाहेगा अपने आप से वो काम करेगा। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं कि भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के पारित हो जाने से भारत पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण समाप्त हो गया है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन जब से पारित हुआ है, वो भारत पे जो ब्रिटिशर्स 200 साल से जो राज कर रहे थे ना, उनका राज खत्म इस स्वाधीनता आंदोलन से। और उसके बाद भारत जो है सो 26 जनवरी 1950 को एक संप्रभु राष्ट्र भी बना। ये संप्रभुता वर्ड्स का मतलब हो गया हमारे भारत देश के लिए कि ये संप्रभुता कहना क्या चाहता है कि आंतरिक मामला हो, चाहे वैदेशिक मामला हो, चाहे विदेशों का मामला हो, चाहे अपने अंदर का मामला हो, सभी में भारत स्वतंत्र है। भारत जो चाहेगा अपने वही निर्णय लेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से दबाव बनाए तो वो काम करेगा, उस पर किसी का दबाव नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं एक समाजवाद। संप्रभुता का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं समाजवाद क्या कहना चाहता है। समाजवाद का तात्पर्य यहाँ यही है, उसका मतलब यही है कि बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी सदस्यों का हित का कार्य किया जाए। यानी हमारे भारत देश में बिना किसी भेदभाव के कोई भी जाति धर्म, काला गोरा, है ना, या फिर बड़ा छोटा, किसी भी तरह के भेदभाव को छोड़ करके यहाँ पे एक दूसरे से जुड़ने का, एक दूसरे से एक सभी सदस्यों के हित के बारे में समाजवाद का मतलब ये है। प्रस्तावना उस उद्देश्य को रेखांकित करता है कि राज्य का अंतिम लक्ष्य समाजवाद को पाना है। प्रस्तावना में जो ये समाजवाद लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये दर्शाता है, दिखाता है कि राज्य जो है, भारत देश में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्य का एक ही लक्ष्य है कि सभी जगह समाजवाद हो। ठीक है, ताकि समाज में आय तथा जीवन यापन के स्तर में विषमता को कम किया जा सके। जीवन स्तर, आय तथा व्यय, जैसे कहने का अर्थ है कि कोई गरीब है कोई अमीर है, इस तरह के भेदभाव को जो है सो कम किया जा सके। यहाँ पे समाजवाद के कहने का मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद जानते हैं हम लोग कि इस लक्ष्य को लोकतांत्रिक क्षमता एवं अहिंसा के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। यानी लोकतांत्रिक क्षमता, यानी जो लोकतंत्र है हमारे यहाँ, और अहिंसात्मक, यानी बिना किसी से लड़ाई झगड़े के बातचीत से सारा चीज मैटर को सॉल्व किया जाए, ये चीज समाजवाद का मतलब है। फिर कहना क्या चाहता है कि देश के विकास में सरकार के साथ साथ निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का समान योगदान होता है। यह शब्द भारत को एक जन कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। ठीक है, ये शब्द जो है ना बहुत ही बड़ा शब्द है। इसे आप लोग मतलब एक संविधान के रूप में ही ले, क्योंकि संविधान का जो एक प्रस्तावना है, कहा जाए तो संक्षेप रूप से एक छोटे रूप में संविधान ही है। ठीक है, समझ में आ गया उम्मीद है मुझे कि संप्रभुता का मतलब और समाजवाद का मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, वो चीज समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे और फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो है सो हमारा YouTube चैनल है एजुकेशनल सेंटर झारखंड, अभी सभी साथियों को जोड़ेंगे, साथियों सभी लोगों के पास शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को, और सभी लोगों के पास फैलाएंगे, सभी लोग इस जानकारी को प्राप्त करें। मेरा बस यही लक्ष्य है। ठीक है, चलिए साथियों, और एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को कि टेलीग्राम चैनल है मेरा पवन सिंह सर के नाम से। पवन सिंह सर के नाम से है ना टेलीग्राम चैनल। जिनके पास ये बुक नहीं होगा, क्लास 7 का जिनके पास बुक नहीं होगा ना, क्लास 7 का, 6 का, 8 का, ये सारा जिनके पास बुक नहीं होगा, जो पढ़ रहे होंगे, वो जो है सो
हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं पीडीएफ बना करके जो चीज़ पढ़ाता हूँ वो चीज़ क्लास होने के जस्ट कुछ देर बाद, आधा एक घंटा बाद जो है सो पीडीएफ बन के वहाँ पे डाला जाता है। तो आप वहाँ से उस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, वो कंटेंट को पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।